तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुझे बात घुमा के करना पसंद नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं 6 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसके कारण अपने इंडिया में 90% D2C बिजनेस अपने पहले साल में बंद हो जाते हैं। तो आखिर वो क्या रीजंस हैं? ये वीडियो सबसे बेस्ट उन लोगों के लिए है जिनको अपना D2C ब्रांड या ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आई होप आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये जो गलतियां हैं जो अपने इंडिया में D2C ओनर्स कर रहे हैं, इनको पक्का से अवॉइड करना, तभी आपका वीडियो देखने का बेनिफिट है। तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। Why 90% इंडियन D2C ब्रांड फेल इवन आफ्टर रनिंग एड्स? तो आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके कारण महीने के करोड़ों रुपए एड्स में लगाने के बाद भी उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है? तो इस वीडियो के अंदर ऐसे 6 रीजंस बताऊंगा। आई होप उन गलतियों को आप अवॉइड करोगे और एक प्रॉफिटेबल D2C ब्रांड स्टैब्लिश करोगे। सबसे पहला एंड द बिगेस्ट मिथ इज एड्स इज इक्वल्स टू ग्रोथ। एड्स एक्सकलरेट ग्रोथ, दे डोंट क्रिएट इट। सबसे बड़ा ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि एड्स ग्रोथ है। जितना पैसा अपन लगाएंगे, जितना रोएस अपन एड से निकालेंगे, उतनी अपनी ग्रोथ है। इस वीडियो के अंदर आगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली है। एड्स एक्सकलरेट ग्रोथ, दे डोंट क्रिएट इट। एड्स केवल आपकी इसमें मदद कर सकता है कि आपकी जो सेल्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में और आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, लेकिन वो आपकी ग्रोथ क्रिएट नहीं कर सकता। ग्रोथ क्रिएट केवल आपके प्रोडक्ट से होगी। आपको मैं बताता हूं। जैसे एड्स एम्पलीफाई डिमांड, दे डोंट मैन्युफैक्चर इट। एड्स केवल इतना मदद कर सकती है कि वो आपकी डिमांड क्रिएट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके एड क्रिएटिव पहुंचा सकती है जिससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो। लेकिन जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर है वो तो आपको ही करना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हो कि प्रोडक्ट आपके हाथों में है, लेकिन एड्स केवल इतना रोल प्ले करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा देगी। इससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगी। इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ वीक, एड्स विल जस्ट हेल्प यू फेल फास्टर। अगर आपका प्रोडक्ट कमज़ोर है तो एड्स आपकी हेल्प करेगी आपके बिजनेस को और लॉस में ले जाने से। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। अगर एक प्रोडक्ट आपका वीक है, कि मतलब आपने ट्राई करा लेकिन आपको खुद को रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन आपने उस पर करोड़ों का एड स्पेंड कर दिया फेसबुक एड्स या गूगल एड्स पे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचेगा जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बिगड़ेगी। और D2C के लिए ब्रांड वैल्यू ही सब कुछ होती है। तो इस केस में एड्स आपकी मदद करेगी आपके बिजनेस को बंद करवाने में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा तो लोगों का बैड रिव्यू आएगा आपके ब्रांड के लिए, उनकी गलत राय बनेगी, तो आपका ब्रांड बंद भी हो सकता है। तो वीक प्रोडक्ट को छोड़ो और अपने एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करो। द रन एड्स फर्स्ट, बिल्ड ब्रांड लेटर, माइंड डिस्ट्रॉय मार्जिन। सबसे पहले मैं एड चलाऊंगा, फिर उसके बाद ब्रांड की देखेंगे। जब अपनी सेल्स 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक पहुंच जाएगी महीने की, तब अपन देखेंगे कि भाई ब्रांड बनाते हैं। ऐसे बिजनेस वर्क नहीं करता। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही अपने दिमाग में ब्रांड का पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा। आपको बिजनेस बनाने से पहले ही अपने दिमाग में ये सोच के रखना है कि मैं ब्रांड ही बनाऊंगा। ठीक है, बाद में ब्रांड बनाऊंगा जैसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले अपना माइंडसेट ऐसे ही रखना है कि मेरे को पहले ब्रांड ही बनाना है। तो कभी ये मत सोचना पहले मैं एड्स चला लेता हूँ, उससे सेल्स आएगी, जब एक अच्छी खासी सेल्स होगी जब मैं ब्रांड बनाऊंगा। ऐसा नहीं, अपना माइंडसेट ब्रांड के पर्सपेक्टिव से लेके ही चलना है। ठीक है, देन आते हैं रीज़न नंबर 1। जो सबसे पहला रीज़न है, नो रियल प्रोडक्ट मार्केट फिट, कंज्यूमर बाय ओनली वंस बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, नॉट बिकॉज दे लव द प्रोडक्ट। अपना जो प्रोडक्ट है सबसे पहला, उसी पे उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करो जो एक मार्केट फिट हो। एक बंदा है, उसके बाल काफ़ी कम है या फिर बाल झड़ने की उसकी प्रॉब्लम है, तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो उसके बाल झड़ने की प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो पहले खुद चेक करो, पहले लोगों पे ट्राई करो कि वाकई में सल्यूशन है, ये मार्केट फिट है। डिमांड तो है, ऑफ कोर्स इंडिया में इंडियन मार्केट में डिमांड तो है कि लोगों के बाल झड़ रहे हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या उस मार्केट फिट के लिए राइट सल्यूशन है? सबसे पहले ये चीज़ चेक करो। सबसे पहला जो कस्टमर है वो आपसे इसलिए बाय कर रहा है क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दिया है या फिर आपकी प्राइस कम है। वो इसलिए बाय नहीं कर रहा कि आपका प्रोडक्ट उसको पसंद है। ये अपने दिमाग में ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट गिव फेक वैलिडेशन। तो जब ऐसे में अपना फर्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है काफ़ी कम कॉस्ट पर परचेज में, तो अपन को लगता है भाई ये प्रोडक्ट तो मार्केट फिट है, इसका बेस्ट सोल्यूशन है, अपन को इसको स्केल करना चाहिए। ये गलत सोच है। सबसे पहला जो आपके पास ऑर्डर आया है वो इसलिए आया है क्योंकि आप उसको कम प्राइस में बेच रहे हो। अपना दिमाग इस पे लगाओ कि अगर उसको आप ज़्यादा प्राइस पे बेचोगे क्या तब भी लोग खरीदेंगे? तो पहले के कुछ ऑर्डर से ये अंदाज़ा मत लगा लेना कि ये प्रोडक्ट मैं स्केल ही कर दूँ।
ठीक है, थोड़े समय रुको, उस पर और एड्स चलाओ, उस पर और रिव्यूज़ कलेक्ट करो और तब जाके उसको स्केलिंग फेज में लेकर आना। नो रिपीट परचेज इज इक्वल्स टू रियल ब्रांड, नो रियल ब्रांड। अगर आपके ब्रांड के परचेज रिपीट नहीं आ रही, बार बार लोग उसको नहीं खरीद रहे एक बार यूज़ करने के बाद, तो आप ब्रांड नहीं बना रहे। वो पहली बार में इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया हुआ है, दैट्स इट। इंडियन D2C इज फ्लडेड विद कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट। जैसा कि अपन सबको पता है, इंडिया में कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट, कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट, कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट भर भर कर है। बाहर USA में जो प्रोडक्ट हैं उनके कॉपी करके अपन इंडिया में बनाते हैं और उसको बेचते हैं। यही अपना इंडियन कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत गलत है। कंज्यूमर्स आर बाइंग ऑन प्राइस नॉट प्रेफरेंस। जैसे कि अब मैंने पहले पॉइंट में बताया, कंज्यूमर्स अभी आपसे इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपके प्राइस कम है, इसलिए नहीं खरीद रहे कि वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जब आपके सामने जब कंज्यूमर के सामने 5 ब्रांड हो, है ना, तो क्या तब भी वो आपका ब्रांड प्रेफर करेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा मार्केट फिट प्रोडक्ट और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो वाकई में सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। रीज़न नंबर 2, ब्रोकन यूनिट इकोनॉमिक्स। सेल्स आर कमिंग इन बट एवरी ऑर्डर इज ब्लीडिंग मनी। ब्रोकन यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आपको अपने नंबर्स अच्छे से पता नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट आप 100 रुपये में बेच रहे हो, तो आप पहले डिसाइड करके रखो कि 20% ही मार्केटिंग में जाएगा, या जो भी आपका परसेंटेज है इतना परसेंट मार्केटिंग में जाएगा, इतना परसेंट अगर RTO आया तो उसका ये कॉस्ट है। हर चीज़ की आपको यूनिट इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए, आपको आपके नंबर्स क्लियर होने चाहिए। आप अगर एड्स चला रहे हो तो एड्स चलाने से पहले आपको आपके नंबर्स पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि मेरे को ये नंबर्स अचीव करना है। ओके, तो काम आपको ऐसा करना है। इससे क्या होता है, सेल्स तो आ रही है, रोएस तो बढ़ रहा है, लेकिन जब आप बाद में देखते हो कि भाई मेरा तो इस प्रोडक्ट के अंदर RTO 50% आ गया या 60% आ गया, तो आप पैसा लूज़ कर दोगे। तो स्केलिंग के बाद जब आप स्केलिंग के पीक पे होंगे और तब आपके पास नंबर्स आ रहे होंगे RTO के, कितना परसेंट RTO हो गया, कितना परसेंट कस्टमर रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट को, तब आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से क्या सबसे बड़ी गलती हो गई। तो प्लीज़ इस पे ध्यान देना। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज़ हायर देन प्रॉफिट पर ऑर्डर। क्या आपका कस्टमर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? अगर प्रॉफिट से वो ज़्यादा आएगा तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। आपको सबसे मेजर चीज़ ये देखनी है कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट प्रॉफिट से कम आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इंडिया में सर्वाइव कर पाओगे D2C ब्रांड में। शिपिंग, COD एंड रिटर्न स्किल मार्जिन साइलेंटली। एक अच्छे प्रोडक्ट पे जो रिटर्न्स है वो कम होंगे, लेकिन वहीं अगर आपने एक बुरा प्रोडक्ट चूज़ करा तो उसकी शिपिंग, COD सबसे ज़्यादा उस पर CODs आएंगे और रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा आएंगे, जिससे आपका जो मार्जिन्स है वो साइलेंटली ख़त्म हो जाएंगे। एड्स प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 0 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन। जो एड्स होता है, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है और जो डिस्काउंट्स होते हैं, ये सब एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट होती है। और जब अपन अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो इससे अपने जो मार्जिन्स हैं वो कम होते हैं, है ना। तो ये एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और डिस्काउंट, ये सब एक कॉस्ट है। तो इसको कॉस्ट के वे से देखो। हर एक बिजनेस ये चाहता है कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो, ठीक है। तो इन पे रिलाय होना कम करो, है ना, और अपनी जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू को लोगों के सामने शोकेस करो, जिससे आपके कॉस्ट कम होंगे और मार्जिन ज़्यादा। स्केलिंग इंक्रीजेज लॉसेस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। अब बात ये इस पे आके टिक रही है कि जो स्केलिंग जब अपन करते हैं तो इससे लॉसेस बढ़ जाते हैं, ना कि प्रॉफिट। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? अगर आपका प्रोडक्ट एक अच्छा मार्केट फिट या एक सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो जब लोग को बाद में पता चलेगा बैड रिव्यू पढ़ के, चाहे वो रेडिट पे पढ़ें चाहे कोरा पे पढ़ें, तब उनको समझ में आएगा कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो एक फेक प्रोडक्ट है या स्कैम प्रोडक्ट है। तो वो उसका RTO बढ़ जाएगा, है ना, और RTO बढ़ गया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या फिर लोग जो ले भी लिए उसको रिटर्न करना चाहेंगे, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू घटेगी। सो प्लीज़ एक अच्छा प्रोडक्ट, एक मार्केट फिट प्रोडक्ट और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट पे ध्यान रखो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपको इंडिया में D2C का एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है तो। रीज़न नंबर 3, पुअर एड्स स्ट्रेटेजी बूस्ट कल्चर। रनिंग एड इज़ नॉट द सेम एज रनिंग कैंपेन। आपकी जो एड स्ट्रेटेजी है क्या वो सही है? आप केवल एड्स बना रहे हो, उस पर एड्स चला रहे हो, उस पर अमाउंट स्पेंड कर रहे हो,
लेकिन क्या आप जानते हो एक राइट एड स्ट्रेटजी क्या होती है? मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। एड्स चलाना और कैंपेन चलाना काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कैंपेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स आते हैं, लेकिन जो एड्स होते हैं वो क्या अच्छे हैं? अगर एड्स अच्छे होंगे तो कैंपेन अपने आप अच्छा चलेगा। कैंपेन की कोई गलती नहीं होती, एड्स की गलती होती है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दो। नो फनल स्ट्रेटेजी, ओनली कन्वर्जेशन एड, ओनली कन्वर्जन एड्स। फनल क्या होती है? फनल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक टॉप ऑफ द फनल, जिसमें वो बायर्स आते हैं जिसने आपके ब्रांड के बारे में नहीं सुना है, नहीं आपका कभी लोगो देखा है। सेकेंड आता है मिडल ऑफ द फनल। मिडल ऑफ द फनल के अंदर वो लोग आते हैं जो आपके ब्रांड को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में डील करते हो, आपके कस्टमर के एक्सिस्टेंस रिव्यूज़ क्या हैं, आपके ब्रांड को बेसिकली यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो ये एक मिडल ऑफ द फनल है। बॉटम ऑफ द फनल के अंदर जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चालू करते हैं। तो अपनी कोल्ड ऑडियंस पे, कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो टॉप ऑफ द फनल्स में आती है, जो आपके बिजनेस को अभी तक जानी नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? आप डायरेक्ट कन्वर्जन के ऐड चला रहे हो, आप सीधा सेल्स के ऐड चला रहे हो उन लोगों को। नहीं आपने सबसे पहले ट्रैफिक ऐड चलाया, नहीं आपने इंगेजमेंट ऐड चलाया, है ना। आप डायरेक्ट बस कन्वर्जन ऐड चला रहे हो, जिसके कारण आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन ज़्यादा रहेगा और इससे आपको काफ़ी लॉस देखने को मिलेगा। तो फनल से चलो, सबसे पहले टॉप ऑफ द फनल जो लोग हैं जो आपके ब्रांड को जाने नहीं, उनको केटर करो। देन जो मिडल ऑफ द फनल है उस हिसाब से ऐड क्रिएटिव बनाओ, और फिर लास्ट में जाके जो कन्वर्जन एड्स होते हैं उस टाइप की वीडियोस बनाओ। कोल्ड ऑडियंस पुश डायरेक्टली टू बाय नाउ, जो मैंने बताया, कोल्ड ऑडियंस को आप डायरेक्टली बाय नाउ पे पुश कर रहे हो। अब वो आपको ब्रांड को अभी जानी नहीं, तो आपको रुपए कैसे दे देगी वो। क्रिएटिव कॉपीड फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, जो अपन क्रिएटिव बनाते हैं, अपन क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर की सेम टू सेम लाइंस कॉपी कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं अपन। कॉम्पिटिटर के एड क्रिएटिव के कॉन्सेप्ट को कॉपी करो, ना कि लाइन को। कॉन्सेप्ट को कॉपी करो, वो किस मार्केटिंग एंगल पे खेल रहा है उस मार्केटिंग एंगल पे ट्राई करो, ना कि सेम लाइन बाय लाइन उठा लो। नो स्ट्रक्चर टेस्टिंग ऑफ क्रिएटिव और ऑडियंस। स्ट्रक्चर टेस्टिंग मैंने जैसे बताया, सबसे पहले जो अपने एड क्रिएटिव सबसे पहले जो बनाओ, जैसे 10 से 15 एड क्रिएटिव तुमने बनाए टॉप ऑफ द फनल के लिए, ठीक है, जिसमें तुम अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हो। देन मिडल ऑफ द फनल कि हमारे क्लाइंट के ये टेस्टिमोनियल रहे हैं, हमारी ब्रांड की ये यूएसपीज़ है, अपने ब्रांड के बारे में बताओ, ठीक है, मिडल ऑफ द फनल में, जिससे एक इंसान कन्विंस हो। और फिर लास्ट में जाके बॉटम ऑफ द फनल के टाइप्स एड क्रिएटिव बनाओ कि हमारी ब्रांड से चीज़ें तुम खरीदो। ये होता है बॉटम ऑफ द फनल। रीज़न नंबर 4, क्रिएटिव डोंट मैच इंडियन बायर साइकोलॉजी। इंडियन कंज्यूमर्स आर इमोशनल बट एक्सट्रीमली स्केप्टिकल। जो अपन अपने इंडिया के जो D2C ब्रांड है जो आने वाले टाइम में बंद होने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडिया के लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से ऐड नहीं चलाते हैं। इंडियन पीपल ज़्यादातर इमोशनल होते हैं, है ना, उनको इमोशनल काफ़ी अपन टारगेट अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीमली स्केप्टिकल होते हैं। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, उनके मन में क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। मैं इस ब्रांड को रुपए दे रहा हूँ, क्या इनका ऑर्डर मेरे तक आएगा या कोई स्कैम है, इनके प्रोडक्ट क्या वाकई में अच्छे होंगे, अगर मैं इससे ख़रीद लूँ तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी इन फ्यूचर। वो स्केप्टिकल बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने एड क्रिएटिव डिज़ाइन करो, ठीक है। ओवर पॉलिश्ड एड रिड्यूस ट्रस्ट। एक एड क्रिएटिव में सब जब आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग भर देते हो, बहुत ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स की चीज़ें आ रही है, तो इससे आपका ट्रस्ट गिरता है, बढ़ता नहीं है। नो यूजीसी नो रियल कस्टमर प्रूफ। जो अपने ऐड बनाओ उस पर सबसे पहले तो यूजीसी जो कंटेंट है उसको ट्राई करो, है ना। ट्राई क्या करो, अपना मैक्सिमम जो ऐड क्रिएटिव बनाओ वो यूजीसी बनाओ। जब अपना ऐड यूजीसी होता है तो उस पर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो सामने एक रियल पर्सन को देख रहे हैं। और मैंने इसका डेटा भी है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि यूजीसी एड क्रिएटिव ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें वॉइस ओवर एड क्रिएटिव से, है ना। और अपने जो एड चलाओ उसमें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो आपका अभी तक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसकी टेस्टिमोनियल्स पे ऐड चलाओ। ब्रांड स्टोरी इज पुश्ड इंस्टेड ऑफ बायर स्टोरी। अपनी ब्रांड की स्टोरी कम और बायर की जो स्टोरी है वो बताओ। ब्रांड, हमारे जो सीईओ हैं वो पहले यहाँ पे जॉब करते थे, उनकी 15,000 की जॉब थी और अब वो इतने बड़े सीईओ बन गए जो वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये चीज़ें किसी को भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, कोई भी बंदा इसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को ये बताओ कि जो आपके
कस्टमर है, जो एक ब्रांड का एक पोटेंशियल कस्टमर है, वो बचपन से क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या वो 15,000 की जॉब में है या 20,000 की जॉब में, और वो कैसे लाख रुपए की जॉब में आ सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आपका जो कंज्यूमर है उसके बचपन से बाल झड़ रहे थे, है ना। अब क्या वो ये प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसके बाल वापस रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे? तो कस्टमर के स्टोरी के बारे में बात करो, ना कि अपनी ब्रांड की स्टोरी के बारे में। रीजन नंबर 5, जीरो रिटेंशन, 100% एड डिपेंडेंसी, द मोमेंट एड स्टॉप रेवेन्यू स्टॉप। मैं एक चीज बताता हूं, अपना दिमाग प्रोडक्ट पे और इस चीज पे चलाओ कि लोग आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें और ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे अपना टाइम स्पेंड करें, है ना। एड पे 100% डिपेंडेंसी मत रखो। जैसे ही एड कम परफॉर्मिंग या लो परफॉर्मिंग किसी महीने किसी दिन चलेंगे तो आप बहुत डिमोटिवेट फील करोगे कि भाई आज तो मेरा CPP बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। 100% एड पे डिपेंडेंट मत रहो, है ना। अपना भी कुछ दिमाग लगाओ, ऑर्गेनिक कंटेंट से अपना जो प्रोडक्ट है उसको पुश करो, है ना। अपनी वेबसाइट के SEO पे ध्यान दो, है ना। उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखो। 100% एड्स पे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि जिस दिन एड तुम्हारे परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। द मोमेंट एड स्टॉप रेवेन्यू स्टॉप। नो ईमेल और व्हाट्सएप ऑटोमेशन। जो आपके पास डेटा है कस्टमर का, उनके ऊपर बार बार आने नो ईमेल और व्हाट्सएप ऑटोमेशन। जो आपके पास कस्टमर का डेटा है, पोस्ट परचेज के बाद उनको और ऑफर पिच करो। व्हाट्सएप के अंदर उनको और रोज अपडेट दो, ठीक है। उनके प्रोडक्ट के हिसाब से उनको अपडेट दो कि अगर कोई आपका ज्वेलरी ब्रांड है ना, किसी ने आपके ब्रांड से ज्वेलरी परचेज करी तो उसको और बताओ कि भाई हमने आज ये ज्वेलरी नहीं निकाली, है ना, आप खरीद लो, आज 20% ऑफ चल रहा है। तो उसको एजुकेट करते रहो। नो पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। एक इंसान जब आपके ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज कर ले, उसके बाद उसको अपडेट देते रहो, जैसे मैंने ऊपर बताया। एक उसको अच्छा एक्सपीरियंस दो, है ना। जो भी आपके नए ऑफर्स आ रहे हैं उसको बताओ। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज इग्नोर्ड। लाइफ टाइम वैल्यू उसको आप जब भी दे पाओगे जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करोगे पोस्ट परचेज। प्री परचेज में तो आप ध्यान लगाते हो, लेकिन पोस्ट परचेज के अगर आपने पोस्ट परचेज सही से करी तो आप अपने कस्टमर को और ऑफर और अपने प्रोडक्ट पिच कर सकते हो, जिससे उसका AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, बढ़ जाएगा इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। ओनली न्यू कस्टमर एक्विजिशन इज प्रायोरिटाइज्ड। हर एक ब्रांड केवल इस पे फोकस करती है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा और नए से नए कस्टमर चाहिए, है ना, और वो भी कम CPP पे। लेकिन ये चीज़ भूल जाती है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके ब्रांड से कोई प्रोडक्ट खरीद चुके हैं आज तक, है ना, उनको अब बाद में और कैसे चीज़ें अपसेल करनी है, ठीक है। तो अगर आप जो आपके पास अभी डेटा पड़ा है कस्टमर का, अगर आप ध्यान लगाओगे कि और जो अपने प्रोडक्ट हैं उनको अपन अपसेल कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर पे, तो उनकी लाइफ टाइम AOV एक ब्रांड के पर्सपेक्टिव से बढ़ जाएगी। और हर एक ब्रांड को अपने AOV पे खास कर ध्यान देना चाहिए कि कितने का माल आपका एक कस्टमर खरीद रहा है। रीजन नंबर 6, फाउंडर कंफ्यूज एड्स विद बिजनेस। एड्स आर टूल, नॉट अ बिजनेस मॉडल। एड्स डिपेंडेंसी 100% नहीं होनी चाहिए। एड्स पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट रहो अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी सेल्स के लिए, लेकिन 100% डिपेंडेंट होना कि एक जो ब्रांड है उसकी 100% जो सेल्स है वो पूरी एड से ही आ रही है ना। ये चीज़ गलत है। थोड़ा ऑफलाइन, थोड़ा अपसेलिंग पोस्ट परचेज के बाद, थोड़ा सा मार्केट प्लेसेस से तुम्हारी सेल्स आनी चाहिए, थोड़ा सा क्विक कॉमर्स जो अभी चल रहा है, क्विक कॉमर्स से अगर आपका प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्विक कॉमर्स में बिक सकता है तो वहाँ से थोड़ी सेल्स आए, है ना। 100% अगर आप और थोड़ा ऑर्गेनिक कंटेंट से आपकी सेल्स आए 100% एड डिपेंडेंट रहोगे तो जिस दिन एड्स अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे आपका ब्रांड भी बंद हो जाएगा। फाउंडर सेलिब्रेट रोएस बट इग्नोर कैश फ्लो। रोएस अगर 10 का अचीव कर रहे हो लेकिन अगर उसका जो RTO परसेंटेज है वो 60% 70% है तो उस रोएस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। नो इन्वेंट्री और ऑपरेशन प्लानिंग। अपनी इन्वेंट्री के हिसाब से ही अपने आगे की स्ट्रेटजी और ऑपरेशन सोचो। अगर आपकी इन्वेंट्री 100 की है तो एड्स पे लाखों का खर्चा मत करो, है ना, करोड़ों का खर्चा मत करो। एड्स पे उतना ही खर्चा करो जितनी वो 100 की इन्वेंट्री निकल जाए। स्केलिंग विदाउट सिस्टम लीड्स टू केओस।
अगर आप स्केल करना चाह रहे हो अपने किसी एड क्रिएटिव को या अपने किसी स्पेसिफिक कैंपेन को, तो सबसे पहले एक सिस्टम बनाओ, है ना। सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपको पहले से पता चल जाए कि भाई मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है, अभी मेरा इतने का कैश फ्लो है, मेरे जो पहले ऑर्डर गए थे उसमें से 60% का आरटीओ या 50% का आरटीओ चल रहा है, तो उस 50% की जो डिलीवरी हुई उसका पैसा जब आएगा तब मैं स्केल करूँगा। एक प्रॉपर सिस्टम आपको पता होना चाहिए स्केलिंग करने से पहले। रेवेन्यू ग्रोथ विदाउट प्रॉफिट विजिबिलिटी, आपका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ना, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ, लोग ऑर्डर तो प्लेस कर रहे हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनको बाद में ये पता चला कि भाई ये जो ब्रांड है इसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो इसको गाली बक रहे हैं, है ना, या उनके बैड रिव्यूज़ हैं, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस ऑर्डर को। ऐसा मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है रिसेंटली। उसने देखा कि उसने एक स्पेसिफिक ब्रांड से एक ज्वेलरी मंगवाई थी, लेकिन उसने वहाँ पे देखा सोशल मीडिया पे जाके कि उसके बैड रिव्यू आ रखे थे लोगों से, तो उसने आरटीओ करवा दिया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा। तो ये चीज़ पे ज़रूर से गौर करना। रेवेन्यू ग्रोथ विदाउट प्रॉफिट विजिबिलिटी, कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट घट रहा है, रेवेन्यू देख देख के खुश मत होना। रियलिटी चेक, वाई अ फ्यू इंडियन D2C ब्रांड एक्चुअली सर्वाइव, विनर्स डोंट स्केल एड्स, दे स्केल सिस्टम। क्यों ऐसा होता है कि बहुत कम D2C ब्रांड अपने इंडिया में सर्वाइव कर पा रही है? वो इसलिए क्योंकि जो विनर्स होते हैं वो एड्स को स्केल नहीं करते, वो सिस्टम्स को स्केल करते हैं। उनके जो पहले से SOPs बने हुए हैं, सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्लान, वो SOPs पे ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो SOPs और बेटर से बेटर हो। हर एक बिजनेस का एक SOP होता है जो रोज वो बिजनेस उस फेज से होकर गुजरता है, तो वो उस SOPs को बढ़ाते हैं, उसको और हाई परफॉर्मिंग करते हैं, है ना, जिससे जो एक बिजनेस है वो आगे की तरफ मूव होता है। क्लियर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल ICP, एड्स चलाने से पहले एक ICP ज़रूर से क्रिएट करना कि आपका कस्टमर कैसा है, दिखने में कैसा है, वो काम क्या करता है, वो रहता कहाँ पर होगा, वो कैसे सोचता होगा, उसकी क्या छोटी माइंडसेट है रहेगी या बड़ी माइंडसेट है। ठीक है, ये होता है कस्टमर पर्सोना। ठीक है, तो कस्टमर पर्सोना जब पहले बनाओ और फिर उसके बाद एड्स चलाना, उससे पहले मत बनाना, नहीं तो तुम केवल अंधेरे में तीर मार रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव प्रोडक्शन पाइपलाइन, जो अपने क्रिएटिव्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना। कैसे? सबसे पहले टॉप ऑफ द फनल के लिए क्रिएटिव बनाना, फिर मिडल ऑफ द फनल के लिए और फिर बॉटम ऑफ द फनल के लिए। सीधा अगर तुम टारगेट करोगे बॉटम ऑफ द फनल वाली ऑडियंस को तो आपका CPP हाई रहेगा। स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव प्रोडक्शन पाइपलाइन, ये मैंने बता दिया। रिटेंशन फर्स्ट माइंडसेट, क्या होता है रिटेंशन फर्स्ट माइंडसेट? रिटेंशन फर्स्ट माइंडसेट ये होता है कि जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन रहे, और वो अगर इस महीने उसने आपसे प्रोडक्ट खरीदा तो अगले महीने भी खरीदे, उसके अगले महीने भी खरीदे, उसके अगले महीने भी खरीदे, हर महीने वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे। या फिर समझने का मतलब ये है कि अगर वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसके दिमाग में ब्रांड आए तो वो आपका ब्रांड ही आए, तभी आप एक कस्टमर को रिटेन कर पाओगे। अलाइनमेंट बिटवीन एड्स, ब्रांडिंग एंड ऑपरेशन, अपने एड्स और अपनी ब्रांडिंग, हर बिजनेस के जो जो मेजर चीज़ें होती है जैसे वेबसाइट, एड क्रिएटिव, लैंडिंग पेज और क्या बोलते हैं उसका सोशल मीडिया का कंटेंट, उन सब पे एक ब्रांड दिखना चाहिए, है ना। एक स्पेसिफिक कलर्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो हर एक चीज़ पे स्पेसिफिक कलर पैलेट यूज़ हो, ठीक है, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। द सोल्यूशन फ्रेमवर्क, योर अथॉरिटी सेक्शन, एड्स वर्क ओनली व्हेन द बिजनेस इज रेडी। एड्स जब भी परफॉर्म करेंगे जब एक बिजनेस को अपने नंबर्स पहले से पता हो। वन क्लियर प्रोडक्ट सॉल्विंग वन पेनफुल प्रॉब्लम, एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक क्लियर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। वापस बोलता हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक क्लियर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, ठीक है, इस पर ध्यान दो। एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, है ना, वही प्रोडक्ट आपका सबसे अच्छा चलेगा। और वो उसको कौन से कस्टमर्स खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। यूनिट इकोनॉमिक्स प्रूवन बिफोर स्केलिंग, आपकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है कि मेरे को सेल्स पे इतना खर्च करना है, मेरे को एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च करना है, मेरे को वेबसाइट पे इतना खर्च करना है, हर एक चीज़ के नंबर्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। यूनिट इकोनॉमिक्स इसी को बोलते हैं कि आपके नंबर्स आपकी क्लियर हो स्केल करने से पहले।
Creatives matter more than targeting. Creative is the new targeting. After Andromeda update, आप जो पहले इंटरेस्ट टारगेटिंग करते थे वो अब डेड हो चुकी है. अब केवल क्रिएटिव मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता. क्रिएटिव जैसा बनाओगे वैसा आपका चीज़ें चलेंगी, वैसे आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट होगी. रिटेंशन बिफोर अग्रेसिव एक्विजिशन. सबसे पहले इस पे दिमाग लगाओ कि जो स्टार्टिंग के इनिशियल 10 कस्टमर को हमने प्रोडक्ट बेचा था उसमें से कितने लोग अगले महीने भी आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, है ना. सबसे पहले ये थोड़ा मेजर चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है. तभी बाद में जाके उसको अग्रेसिवली एक्विजिशन की तरफ भागो कि अब मेरे को कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, है ना. लेकिन सबसे पहले ये तो देखो कस्टमर आपका रिटेन कर रहा है या नहीं. एड्स एज एन एम्पलीफायर नॉट अ सेवियर. एड्स आपके ब्रांड को एम्पलीफाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपका ब्रांड को सेव नहीं कर सकता. एड्स का काम है आपके प्रोडक्ट को 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग, करोड़ों लोगों तक पहुंचाना. लेकिन अगर आप बिना यूनिट इकोनॉमिक्स के स्केल करते जा रहे हो, बिना आपको पता नहीं आपके नंबर्स कितना % RTO आ रहा है, तो आप एट दी एंड लॉस ही बुक करोगे और आपको एट दी एंड बिजनेस बंद करना पड़ेगा. तो प्लीज़ ये जो मेजर रीज़न है जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, काफ़ी रिसर्च के बाद, ये जो 6 रीज़न है ये मेजर रीज़न है. कुछ मतलब नहीं रहेगा अगर आपने केवल ये सुन लिया, है ना, और इसको अप्लाई नहीं करा, क्योंकि एट दी एंड अप्लाई और एक्शन ही मैटर करता है कि आपने कितना एक्शन लिया. ठीक है, लोगों की गलती से सीखो, बड़े लोग कह के गए हैं. तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, है ना. ये मेरी पहली वीडियो थी. आई थिंक इतनी अच्छी बनी भी नहीं होगी क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी. बट आई होप आप लोगों को अच्छी लगे और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इस वीडियो से. नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. थैंक यू सो मच.